Hello, good morning. So I'm here with the fifth part of environmental issue, and today we'll start with discussing soil pollution. So again बच्चा, if I'll take the sources, तो soil pollution के sources आपका सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट में बच्चा आपके इफ्यूलेंट जो भी हम आपका वाटर वगैरह सॉइल में डंप करते हैं, दैट इज इफ्यूलेंट having different kind of chemicals, pesticides. Then plastics are also there, polythene bags are there, and while we are doing mining, so because of this mining also the fertile layer of soil, it undergo in the below position, and the non fertile rocky fragments of the soil, it get exposed, and as they get exposed, so that fertile land, अगर किसी fertile land पर हम mining कर रहे, then that land become your barren land. Okay, या फिर हम कह सकते हैं कि वहां पर क्या spread होगा, desertification होगा, क्योंकि आपका कोई एरिया था जहाँ ग्रासेस वगैरह थी और आपने वहां पर माइनिंग की, तो वहां पर आपका क्या है कि जो रॉक सरफेस में आपके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो आपके ऊपर एक्सपोज हो जाते, फर्टाइल लेयर जो सॉइल के वो नीचे चली गई। अब क्योंकि वो रीजन आपका फर्टाइल नहीं रहा, तो हम क्या कह रहे हैं, वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। सो दैट इज योर डेजर्टिफिकेशन, क्योंकि उस पीस ऑफ लैंड पर अब आपका क्रॉप जो है वो डेवलप नहीं हो सकती। सो इंडस्ट्रियल वेस्ट में ये सारे आपके एज अ सोर्स वर्क करते हैं। लाइकवाइज इफ आई टेक अ पॉइंट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट भी आपका सॉइल को पॉल्यूट करते हैं। कैसे? सम ऑफ द एयर पॉल्यूटेंट आर देयर लाइक oxides of sulfur, oxides of nitrogen. They combine with the rainwater and forms acid rain, and that acid rain come in contact with the soil, और जब acid rain soil के contact में आती है, so that soil also become what? barren, क्योंकि ज्यादा acidic condition की वजह से वहां पर crop जो है, fertile crop जो है वो form नहीं हो पाएगी, develop नहीं हो पाएगी, grow नहीं कर पाएगी, and that fertile land is also converts into the barren land. Okay, then coming to the next, that is natural sources, and natural sources include such as लैंडस्लाइड हो गई, इरोजन हो गया, लैंडस्केप हो गए। तो यहाँ पर भी क्या है, ये सारी कंडीशंस जो नेचुरल कैलेमिटीज है, दे आर ऑल्सो टेकिंग ऑफ द अपर मोस्ट टॉप फर्टाइल लेयर आउट फ्रॉम द एरिया। सो यहाँ पर एरिया से टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर अगर आपका मूव कर जाती है, तो उससे भी हम क्या कह रहे हैं, सॉइल पॉल्यूशन ही कह रहे हैं। एंड द वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, so the most common of all the sources of soil pollution is the agrochemical pollution, and agrochemical is simply the chemicals we are using in the form of pesticide, herbicide, insecticide in agriculture field. So ये आपके fertilizers, chemical fertilizers और पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, दे आर एक्चुअली ब्रॉड स्पेक्ट्रम इन देयर नेचर। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मीन्स वी आर यूजिंग अ पेस्टिसाइड टू किल अ पर्टिकुलर पेस्ट। हम एक पर्टिकुलर पेस्ट को किल करने के लिए लाए, लेकिन मार्केट में जो आपके पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं बच्चा, वो जनरली ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, क्योंकि कंपनीज को अपना प्रॉफिट चाहिए। एंड व्हाट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम? ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपकी वो पेस्टिसाइड है जो एक लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर इफेक्टिव होते हैं, यानी कि ये आपके पेस्टिसाइड एक पर्टिकुलर पेस्ट को किल नहीं करेंगे, बल्कि आपका कई जो यूजफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे सॉइल में, माइक्रोब्स होते हैं, उनको भी किल कर देते हैं। और इंडस्ट्रीज इस तरह के ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड्स बनाते के बच्चा, दे वांट देयर प्रॉफिट। अगर यहाँ पर ऐसा तो है नहीं वो एक पर्टिकुलर पेस्ट के लिए एक पर्टिकुलर पेस्टिसाइड बनाए, तो ऐसे तो उन्हें बहुत सारी पेस्टिसाइड्स बनानी पड़ेगी, और प्रोडक्शन में फिर उनका क्या लगेगा, एक्सपेंस लगेगा। सो यहाँ पर अपना इकोनॉमिक बेनिफिट देखने के लिए वो एक ऐसी पेस्टिसाइड डेवलप करते हैं जो एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म पर क्या हो, इफेक्टिव हो। एंड इन दैट सेंस कई बार आपके जो पेस्टिसाइड्स है वो एग्रीकल्चर फील्ड के
यूजफुल माइक्रोब्स को भी क्या कर देता है, किल कर देता है। लाइकवाइज द केमिकल फर्टिलाइजर्स वी आर यूजिंग, तो आई हैव टोल्ड यू केमिकल फर्टिलाइजर्स जैसे आप नाइट्रेट रिच, जनरली हम NPK यूज करते हैं फर्टिलाइजर में, तो नाइट्रेट रिच अगर आप फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं एंड एज्यूम दैट द कंसेंट्रेशन ऑफ दिस नाइट्रेट दैट इंक्रीजेस और बिकम एक्सेस इन योर सॉइल, तो सॉइल के थ्रू ये नाइट्रेट आपका कहाँ सीप करेगा, इन ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर में व्हेन इट गेट मिक्स्ड विद ग्राउंड वाटर समहाउ इट कम इन कांटेक्ट विद अस थ्रू फूड चेन, सो वहां पर ये आपका हमने डिजीज पढ़ा था, ब्लू बेबी सिंड्रोम आपका कॉज कर सकता है, ग्राउंड वाटर को अफेक्ट कर सकता है। इसी तरह से नाइट्राइट के अलावा अगर फ्लोराइड का कंसेंट्रेशन एनहांस हो जाए तो उससे फ्लोरोसिस होता है, एंड फ्लोरोसिस इज अ कंडीशन जहां पर आपकी जो टीथ होते हैं उनका डीमिनरलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, एंड अल्टीमेटली जो जॉ बोन है और गम लाइनिंग है वो भी क्या होती है, अफेक्टेड होती है। तो फ्लोरोसिस इज डिजीज रिलेटेड टू योर टूथ एंड जॉ बोन, ठीक है। नॉर्मली हमारे टीथ को फॉर्म करने के लिए फ्लोराइड सॉल्ट की जरूरत होती है, बट अगर फ्लोराइड एक्सेस में हो तो वो क्या करने लगता है, वो टूथ को डिके करने लगता है। Okay, that condition is fluorosis. Then coming to the, यहाँ पर बच्चे हम बात कर ली, हमने सोर्सेस की बात कर ली। ओके, ना यहाँ पर हम बात करते हैं एग्रोकेमिकल की, हम बात कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स की। तो यहाँ सिंपल आपने 9th में कुछ टर्म्स पढ़ी है कि why we are using organic फार्मिंग में हम बात करते हैं, या तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज करें या फिर हम पेस्टिसाइड्स एग्रोकेमिकल फार्मिंग कर रहे हैं। तो एग्रोकेमिकल फार्मिंग का आपका प्रॉब्लम क्या होता है कि ये आपका एक टाइम फॉर फ्यू इयर्स यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्टिविटी क्या होगी, एनहांस होगी, बट एज दिस फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द सॉइल, तो इनका कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है, उसके बाद प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज होती है। दे आर कॉजिंग मेनी टाइप ऑफ diseases also, and these are broad spectrum in nature also, so sometimes they kill the important microbes which are enhancing the nitrogen concentration in the soil, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को भी किल कर देते हैं। ये सारे ड्रॉबैक है किसके, एग्रोकेमिकल फार्मिंग के। और यहाँ पर आपका अगेन यहाँ पर आपका जो अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट में भी ये आपके क्या है, एक्सपेंसिव होते हैं, और एक्सपेंसिव होने के साथ साथ आपका हम यहाँ पर इसमें बात कर सकते हैं कि नेचर में डिग्रेड नहीं होते, तो इको फ्रेंडली नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर के हैं, एंड इन्हीं के यूज से हमारे पास हमने एक और प्रॉब्लम पढ़ी थी, तो एक और प्रॉब्लम होती है दैट इज बायो मैग्निफिकेशन। सो बच्चा यहाँ पर हमने बात की सारे नेगेटिव इम्पैक्ट है। एक तो आपका क्या है, कॉस्ट जो, सो यहाँ आउटलाइन दी जाए तो सारे नेगेटिव पॉइंट, एक क्या है, एक्सपेंसिव, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, एक्सपेंसिव होने के साथ साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, तो यूजफुल ब्रॉड स्पेक्ट्रम नेचर की वजह से क्या होता है, समटाइम दे किल यूजफुल माइक्रोब्स ऑफ soil. Okay, so expensive है, broad spectrum है, then they are causing negative impacts such as biomagnification and the high concentration of these chemicals also causing diseases in human, like your nitrate is there, fluorosis is there. So ये सारे आपके negative impact है। along with this E हम बात कर लेते हैं, it also start reducing the productivity of crop, productivity जो है क्रोप की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी कम हो जाना, एंड आपका जो लैंड है पहले वो फर्टाइल था क्योंकि स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में सारे मिनरल्स थे, लेकिन कोई एक अगर केमिकल बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो लैंड भी कैसा हो जाएगा, barren लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो जस्ट राइट दीज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग एग्रोकेमिकल इन योर ओन लाइन। इसे एक हेडिंग में डाल लेना बच्चा, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एग्रोकेमिकल, एंड अपनी लाइंस में इन्हें मेंशन कर देना। नाउ टू ओवरकम दिस नेगेटिव इम्पैक्ट वी स्विच टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग।
ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कह सकते हैं कि ये क्या होती है, इट इज अ केमिकल फ्री फार्मिंग। ओके, एंड कंपेयर टू एग्रोकेमिकल ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है आपका, बेटर है। वाई? क्योंकि यहाँ पर हम वेस्ट का यूज कर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को यूज कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी, क्रॉप की क्वालिटी एंड क्वांटिटी इंप्रूव कर रही है। अलोंग विद दिस, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का यूज कर रहे हो, तो कॉस्ट अगर हम देखे जाएं तो यहाँ पर आपका इजीली अवेलेबल, इजीली एक तो आराम से आपको इजीली मैनेजेबल आप कह सकते हो, तो आप इजीली इसे क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। एंड आपका कॉस्ट इफेक्टिव है एंड आपके जो सॉइल बायोडाइवर्सिटी यानी कि सॉइल में रहने वाले माइक्रोब्स, उनको कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं कर रही। तो हम कह सकते हैं कि ये फार्मिंग का तरीका क्या है, इको फ्रेंडली है। ओके, एंड यही फार्मिंग का तरीका आपका यहाँ पर सबसे पहले यूज किया गया, मींस ऑब्जर्व केस स्टडी जो किया गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रॉपरली यूज करने वाले रमेश चंद्र डागर सोनीपत के फार्मर थे, जिन्होंने यहाँ पर साइक्लिक जीरो वेस्ट प्रोसीजर यूज किया। और ये क्या था, इन्होंने यहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग की। इंटीग्रेटेड यानी कि बहुत सारी चीजों को एक साथ आपका वर्कआउट करवाना। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अपने एग्रीकल्चर फील्ड में इन्होंने बी कीपिंग की। अब इससे क्या फायदा हुआ, ये बीज जो है एग्रीकल्चर फील्ड में क्या कर रही है, पॉलिनेशन में हेल्प कर रही है, और पॉलिनेशन में हेल्प कर रही है तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी क्या होगी, एनहांस। जब यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिला तो उसके बाद हमारे पास क्या बचा, फॉडर, तूड़ी वगैरह जो हम कहते हैं। इसी फॉडर को उन्होंने यूज कर लिया किसमें, डेयरी मैनेजमेंट में, पशुओं को चारा खिलाने में। अब इस डेयरी मैनेजमेंट का अगर हम यहाँ पर देखें, वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर जो यूरिन वगैरह एक्सपेल कर रहे हैं, तो उसी यूरिन को आपका वाटर हार्वेस्टिंग के बाद, मींस उसे वाटर ट्रीटमेंट के बाद या फिर सॉल्ट की कंसंट्रेशन चेक करते हुए, अगर सॉइल में सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन को कॉप अप करने के लिए उसे डायरेक्ट क्या यूज कर लिया गया, एग्रीकल्चर फील्ड में ही यूरिन को इरिगेशन में यूज कर लिया गया। इसके अलावा जो डंग था, उस डंग को यहाँ पर बायोगैस प्रोडक्शन में यूज कर लिया गया। एंड इस बायोगैस प्रोडक्शन में आपको मिला क्या, यहाँ पर गैस मिली जिसे किचन में एज अ रिसोर्स हम यूज कर लेते हैं, और इससे फिर बची आपका कंपोस्ट। इस कंपोस्ट को आपका एग्रीकल्चर फील्ड में मेन्योर की फॉर्म में हम यूज कर लेते हैं। सो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो एक ही जगह पर आपका डेयरी मैनेजमेंट भी हो रहा है, बी कीपिंग भी हो रहा है, एग्रीकल्चर भी हो रहा है, और कंपोस्ट फॉर्म भी हो रहा है, गैस प्रोडक्शन भी हो रहा है। सो यहाँ पर बचा साइक्लिक जीरो वेस्ट प्रोसीजर क्या था, कि आपका कोई एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का जो भी बाय प्रोडक्ट होगा, दैट बाय प्रोडक्ट शुड बी यूटिलाइज्ड इन द अदर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर जीरो वेस्ट, कोई भी आपका यहाँ पर वेस्ट फॉर्म ही नहीं हुआ। एक प्रैक्टिस का जो वेस्ट था वो दूसरी प्रैक्टिस के लिए क्या रहा है, यूजफुल प्रोडक्ट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से इन्होंने मैनेज किया ऑर्गेनिक फार्मिंग को। मेन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स में, अपने वर्ड्स में आपको लिखना है, सब वैल्यू बेस्ड है। कोई क्वेश्चन अगर घुमा कर पूछ सकते हैं तो ये वाला पूछ सकते हैं कि आपका यहाँ पर एग्रोकेमिकल में जो पेस्टिसाइड्स को यूज करते हैं तो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और वो माइक्रोब्स को किल करते हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए कि एग्रोकेमिकल और ऑर्गेनिक में से बेटर कौन सा है और क्यों है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज ऑल अबाउट सॉइल पॉल्यूशन। छोटे छोटे ये आपके मेन जो है इस चैप्टर में, दैट इज योर एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, जो हम कवर कर चुके हैं, छोटे छोटे आपके हैं। ओके, एंड सिंपल वैल्यू बेस्ड आपने सारे पढ़े हुए हैं। सो लेट मी टेक द सेकेंड वन।
सेकेंड है आपका सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट द वेस्ट विच वी कैन डम इन द फॉर्म ऑफ ट्रैश। ट्रैश कचड़े की फॉर्म में हम जो फेंक देते हैं वही आपका क्या आता है, सॉलिड वेस्ट कहलाता है। अब सॉलिड वेस्ट में आपका यहाँ पर अलग अलग टाइप के, जैसे म्यूनिसिपल वेस्ट की हम बात करें, हमारे घर में जो भी आपका वेजिटेबल का है, पेपर है, क्लोथ है पुराने, ऑफिसेज में पेपर्स होते हैं, पेन है आपके जो भी हैं, स्कूल का जो वेस्ट है, ये सारा आपका क्या है, रैपर्स है, पेंसिल्स के आपके स्ट्रॉ हैं। तो यहाँ पर ये सब क्या है, ये सारा आपका म्यूनिसिपल वेस्ट, यानी जो भी आपका होम ऑफिस स्कूल में सॉलिड वेस्ट कलेक्ट होता है, दैट इंक्लूडेड इन म्यूनिसिपल वेस्ट। देन यहाँ पर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट में एक तो इफ्यूलेंट मीन्स आपका केमिकल विच इज मिक्स्ड इन द वाटर, वो तो आप डाल ही रहे हैं, बट यहाँ पर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस इफ्यूलेंट में आपका सॉलिड जो है, जैसे हम इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्री है, तो सॉलिड फॉर्म में भी आपका इफ्यूलेंट जो है वो डंप किया जाता है, जहां पर आपके केन पीसेस मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर केन पीसेस मिलेंगे, पॉली बैग्स मिलेंगे, ठीक है। फ्लाई ऐश है, जो राख इकट्ठी होती है इंडस्ट्री में, स्लज है वहां का, वो भी सॉलिड फॉर्म में आपका स्लज, जो भी आपका कचरा इकट्ठा होता है वो सारा आपका स्लज स्लैग आपने बात की, जैसे जो ओर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उस ओर से भी गैंग्यू जो पार्टिकल इम्प्योरिटीज होती है वो भी आपका यहाँ पर क्या की जाती है, डंप की जाती है। लाइकवाइज इन माइनिंग वेस्ट ऑल्सो डस्ट है, स्लैग अगेन, और मिक्स्ड विद इम्प्योरिटीज, फ्लाई ऐश है, राख है, ये सब भी आपके सॉलिड वेस्ट की फॉर्म में डंप किए जाते हैं। देन आपका हैजार्डस वेस्ट है, जैसे आपकी रबर है, मेटल्स हैं, ओके, केमिकल्स हैं, ये भी आपके सॉलिड फॉर्म में जो है आपका डंप किए जाते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉलिड वेस्ट जो आपको पढ़ना है, दैट इज ई वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आपके इररिपेयरेबल जो मोबाइल फोन्स होते हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, टेलीविजन वगैरह, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहलाते हैं। अब अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जिसे हम ई वेस्ट कह रहे हैं, यहाँ पर आपका एक ही तरीका है इस वेस्ट को हैंडल करने का, और वो है इसकी रिसाइकिल करना। अब जो डेवलप्ड कंट्री है वो आपका क्या करते हैं, उनके पास रिसाइकलिंग यूनिट होती है, लेकिन यहाँ पर आपका जो डेवलपिंग कंट्री, जैसे हम लोग हैं, तो अभी हम डेवलप्ड में नहीं आए हैं, हम डेवलपिंग है, चल रही है डेवलपमेंट। तो जो डेवलप्ड कंट्री है वो अपना सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो रिपेयर कर सस्ते दामों पर कहाँ भेज देती है, हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में भेज देती है। जैसे अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्रीज में, इंडिया, पाकिस्तान, जो जैसे चाइना है, चाइना भी अपना ज्यादातर सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो वेस्ट ही होता है वो, क्योंकि आप देखेंगे वो कुछ दिन तक चलता है और उसके बाद वो वर्कआउट नहीं कर पाते। तो ये ऐसा नहीं कि आपको सस्ते दामों में चीजें मिल रही है, एक्चुअली वो कंट्रीज आपका अपना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आपकी कंट्री में क्या कर रही है, डंप कर रही है। और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को सिर्फ रिसाइकिल यूनिट में ही रिसाइकिल किया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है, ये बायोडिग्रेड नहीं हो सकता। तो इंडिया के अंदर अब इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो इतना ज्यादा ह्यूज हो गया है कि इसे आपका मैनेज कर पाना प्रॉपर, वो अभी तक हमारे पास ऐसे कोई रिसाइकलिंग यूनिट्स नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को क्या कर पाए, मैनेज कर पाए। ओके, सो यहाँ पर बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को देखते हुए एक यहाँ पर कन्वेंशन, जैसे मीटिंग्स वगैरह होती है जहाँ पर इन वेस्ट को हैंडल कैसे करना है, तो यहाँ पर कुछ आपके इससे रिलेटेड आपका यहाँ पर इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, इनोवेटिव प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। तो यहाँ पर बेसल कन्वेंशन, अभी कन्वेंशन याद रखना, आपके कॉम्पिटिटिव में पूछ लेते, बहुत सारी कन्वेंशन अभी आएंगी, 4-5 हैं। तो बेसल कन्वेंशन जो स्विट्जरलैंड में हेल्ड हुई थी, ये कन्वेंशन रिलेटेड थी किससे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, कि यहाँ पर आपके कुछ इनिशिएटिव, इनोवेटिव प्रोग्राम्स और आपके तरीके लाए जाए कि हम किस तरह से इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को क्या कर सके, हैंडल कर सके। और इसी के लिए फिर इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था, इवांस इको फ्रेंडली नाम से। ओके, सो ये एक प्रोग्राम रन किया गया था जहां पर आपका
अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था रिगार्डिंग दैट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड देयर हैंडलिंग। अब अच्छा, यहाँ पर ये जो सॉलिड वेस्ट है इसे हम मैनेज कैसे करते हैं, तो मैनेजमेंट के कई तरीके हैं। जैसे आप यहाँ पर लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सपेंड इट इन अ वेरी लार्ज कंटेंट, कि मैं छोटा छोटा बताऊंगी ब्रीफ में। सो यहाँ पर कंट्रोल मैनेजमेंट में हम यूज करते हैं 3 R's विच नाउ बिकम अ 5 R। तो यहाँ पर 3 R's क्या होते हैं, रीयूज, रिसाइकिल, रिड्यूस, रीपर्पस। ओके, तो इस तरह से आपका यहाँ पर अब 5 R हो गया है, मे बी 6 भी हो गया है। तो यहाँ पर आपका इन वेस्ट को, सॉलिड वेस्ट को क्या किया जाता था, रीयूज कर सकते हैं आप, इन्हें इंडस्ट्री में ले जाकर रिसाइकिल कर किसी और आर्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इसे रिड्यूस कर सकते हैं। और रिड्यूस कैसे करते थे कि हम यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। और इस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को फिर हम क्या करते थे, इसे हम कंपोस्ट फॉर्म करने में या गोबर गैस प्लांट बनाने में यूज कर लेते थे, या फिर उसके पूरे जो स्लज की बर्निंग, कचरा जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उसको क्या कर लेते थे, हम बर्न कर लेते थे। और बर्निंग से जो हीट प्रोड्यूस होती थी वो हम थर्मल प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, आप कहेंगे बर्निंग से गैस भी रिलीज हो रही है, तो यहाँ पर अगर कंपेयर किया जाए तो गैस जो है अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में रिलीज की जाएगी बच्चा। और गैस से डील करने के लिए हम एयर पॉल्यूशन में आपके इक्विपमेंट्स पढ़ चुके हैं, इंडस्ट्रीज में जो आपके यूज होते हैं, तो वो इंडस्ट्रीज, सब इंडस्ट्रीज में आपका यूज होती हैं। ओके, एंड इसके अलावा आपका जब बर्निंग से ऐश प्रोड्यूस होती है तो उस ऐश को अगेन आपका एग्रीकल्चर फील्ड में यूज कर लिया जाता है। तो एग्रीकल्चर फील्ड में, क्योंकि इस ऐश के अंदर क्या होता है, आपके मिनरल्स प्रेजेंट है, तो आपके लैंड में इस ऐश को, राख को जो है वो बिखेर दिया जाता है, ताकि जो मिनरल्स है वो वापस से सॉइल में क्या हो जाए, एंटर हो जाए। तो ये पहला तरीका है सॉलिड वेस्ट के साथ वर्कआउट करने का, कि आप रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, या फिर उसे क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ द सेकंड थिंग इज कि आप सॉलिड वेस्ट को क्या कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। अब बर्निंग भी आपको साइंटिफिक मैनर में करनी है, ऐसे नहीं है कि बाहर आपने एयर में बर्न कर दिया। अगर ऐसे आप एटमॉस्फेयर में लगा रहे हो, आग बर्न कर रहे हो, तो वहां तो बच्चे गैसेज रिलीज होगी, और आप पॉली बैग्स वगैरह बर्न करोगे, वहां तो बहुत टॉक्सिक केमिकल्स भी रिलीज होंगे, तो वो आप ही की हेल्थ को क्या करेगा, नुकसान करेगा। तो बर्निंग भी आपको साइंटिफिक मैनर में करनी है, और यहाँ पर हम करते हैं 2 प्रोसेस से। वन इज इंसिनरेशन एंड सेकेंड इज पायरोलाइसिस। इंसिनरेशन में हम इंसिनेटर्स का यूज करते हैं, विच आर द लार्ज कंटेनर्स ऑफ वेसल्स प्रेजेंट इन द इंडस्ट्री। आपके बड़े बड़े वेसल्स होते हैं इंडस्ट्री में, जहां पर एरोबिक कंडीशन में सारे सॉलिड वेस्ट को 900 to 1300 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है। और जब यहाँ पर इन्हें बर्न किया जाता है तो यहाँ पर बर्निंग से आपका क्या होता है, इन सॉलिड वेस्ट से आपका क्या है, मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम। कि अगर सॉलिड वेस्ट आपका कुछ ऐसा है जहाँ पर मेटल्स वगैरह प्रेजेंट है, तो जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वगैरह है, वहां से आप मेटल क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, पायरोलाइसिस है। पायरोलाइसिस में आपका क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में 1650 डिग्री सेल्सियस पर आप ये करते हैं, और यहाँ पर आपका ये तरीका यूज किया जाता है गैस प्रोडक्शन के लिए। जैसे यहाँ पर आपका डिफरेंट गैस प्रोड्यूस होगी, CO2 प्रोड्यूस होगी, तो आपने यहाँ पर क्या कर लिया, बेकिंग इंडस्ट्री में कर लिया। नाइट्रोजन अगर प्रोड्यूस हुई तो यहाँ पर आपने हेबर प्रोसेस से इस नाइट्रोजन को क्या कर लिया, हेबर प्रोसेस से आपने इसे अमोनिया में कन्वर्ट कर लिया, और फिर इस अमोनिया को यूज कर लिया क्या बनाने में, यूरिया बनाने में, मेन्योर बनाने में। तो यहाँ पर आपकी डिफरेंट गैसेस आपका यूज जो है, अलग अलग टेम्परेचर पर गैस फॉर्म होती हैं, और उस गैसेस को आपका कलेक्ट कर पाइपलाइंस के थ्रू अलग इंडस्ट्रीज में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। देन द नेक्स्ट
नेक्स्ट पार्ट इज कि हम एक और तरीका अपना सकते हैं, दैट इज डंपिंग, कि हम यहाँ पर डंपिंग कर सकते हैं सॉलिड वेस्ट की। अब डंपिंग भी दो तरह से, एक तो है आपने ओपन कर दी कि कहीं पर भी आपका लो एरिया है, जैसे आपके आसपास देखते हो आप, आपके घरों के आसपास कहीं पर लो एरिया होते हैं जहाँ पर गड्ढे होते हैं बड़े बड़े, तो आपका लो एरिया कहीं पर भी है, उस लो एरिया पे आपने क्या कर दिया है, लैंड फिलिंग, आपने उस लैंड को फिल कर दिया है। कैसे? ये कचरा डंप कर करके। अब यहाँ पर अब आपने जो लो एरिया जो है जहाँ पर लैंड फिलिंग की है, इस लैंड को आप कहाँ यूज करते हो? अब अच्छा, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आपने अगर डंप किया है तो भाई ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो धीरे धीरे डिकम्पोज होगा और ये लैंड ऊपर नीचे होगा। तो इस लैंड फिलिंग के बाद जो लैंड बराबरी पर आया उस पर हम इंडस्ट्री या हाउस तो नहीं बना सकते, लेकिन इस लैंड फिलिंग के बाद इस एरिया को हम छोटे छोटे पार्क्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। हम इस लैंड फिलिंग कचरा हमने जो है डंप किया और फिर ऊपर से एक लेयर ऑफ सॉइल उस पर बिछा दी, तो नीचे नीचे वो डिकम्पोज होता रहेगा महीनों महीनों सालों में। और उस पर हमने क्या कर दिया, किचन गार्डन लगा लिया। तो अगर वो ऊपर नीचे जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप छोटे छोटे हर्ब्स वगैरह यूज लगा सकते हो। तो आप इन लैंडफिल्ड एरिया का यूज जो है रिक्रिएशन पर्पस के लिए, यानी कि पार्क्स वगैरह बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो, किचन गार्डन वगैरह बनाने के लिए, छोटे छोटे गार्डन बनाने के लिए यूज कर सकते हो। बट यहाँ पर आपका जो बिल्डिंग्स है वो फॉर्म नहीं की जाती, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है एंड एज इट डिकम्पोज, जैसे जैसे वो डिकम्पोज होगा तो वो लैंड भी आपका क्या होगा, लैंड भी आपका ऊपर नीचे होता है, तो इसलिए उस पर हम बिल्डिंग्स जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। देन द नेक्स्ट वन इज सैनिटरी लैंडफिल। सैनिटरी लैंडफिल क्या है? जहां पर आपका वेस्ट जो है उसे पल्वराइज किया जाता है, यानी कि पहले तो उससे वाटर कंटेंट को हटाया जाएगा, फिर उसे कॉम्पैक्ट मतलब उसे कम किया जाएगा, उसको प्रेशर से दबाया जाएगा और फिर उसे कवर किया जाएगा लेयर ऑफ अर्थ में, यानी कि आपने फिर उसे कॉम्पैक्शन से क्या किया, दबाया और उसे कहीं पर भी गड्ढा था वहां पर उसे आपने डाला और उसके ऊपर से क्या कर दी, यहाँ पर सॉइल डाल दी। यानी कि पहले आपने यहाँ से उस वेस्ट को इकट्ठा कलेक्ट किया, उसे इवेपोरेट कराया, उससे वाटर का कंटेंट निकाला, उसे कॉम्पैक्ट किया और फिर कहीं पर जो लो एरिया है उन्हें आपने कवर करने के लिए यूज कर लिया। तो यहाँ पर आपका उस तरह की लैंड फिलिंग को आप क्या कहते हैं, सैनिटरी लैंड फिलिंग, जहाँ पर आपने प्रॉपर तरीके से उसे कवर किया हो। ठीक है। ओपन में हम यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर ये जो हमने बात की ना किचन गार्डन वगैरह, आप सॉइल वगैरह डालो, ओपन में हम सीधा फेंकते हैं, लो एरिया में हम यहाँ पर सॉइल वगैरह नहीं बिछाते। सैनिटरी लैंडफिल के अंदर हम लेयर ऑफ सॉइल उसके ऊपर जो है डंप कर देते हैं और यहाँ पर आप उस एरिया को किचन गार्डन और पार्क में यूज कर सकते हो। ठीक है। सो ये दोनों में डिफरेंस है, यहाँ ओपन है, यहाँ हमने कोई प्रॉपर मैकेनिज्म से उसे कवर नहीं किया, सिंपल लो एरिया में डालते गए। अब ये आपका वर्कआउट करते हैं, जैसे कई आपने देखा होगा टूरिज्म में प्रमोट की गई है कि कई पहाड़ियां हैं, वो पहाड़ी एक्चुअल में नहीं है, वो आपका पूरा कचड़े का ढेर है और फिर आपने टूरिज्म बढ़ाने के लिए क्या कर दिया, उस पर आप क्या लगाकर आ गए, पौधे लगाकर आ गए। तो वो लैंड फिलिंग आपकी ओपन थी, पहले वहां पर आपने उसे कुछ कवर नहीं किया, प्रॉपर मैकेनिज्म से नहीं किया, सिर्फ आप ढेर बनाते गए हैं। ठीक है। तो ये डम आप दो तरीके से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि सॉलिड वेस्ट का यूज और कैसे हम कर सकते हैं, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने में यूज कर सकते हैं। और वो कैसे, जैसे ऊपर हमने बात की बर्निंग, तो बर्निंग से हमारी ऐश बनी थी, उस ऐश का एक तरीका तो था उस ऐश को हम एग्रीकल्चर फील्ड में डाल दें, दूसरा तरीका है उसी ऐश को हम ब्रिक्स बनाने के लिए यूज करें। अब सेम ये ब्रिक्स आपका स्ट्रेंथ वाइज उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो इसे आपका जो छोटे छोटे रोड्स होते हैं, जैसे गांव में जो सड़कें हैं उन्हें बनाने के लिए या फिर पार्क में बिछाने के लिए वहां पर इन ब्रिक्स का यूज किया जाता है। तो ये नहीं घर वगैरह नहीं बनेंगे, बट दीज ब्रिक्स आर यूज इन मेकिंग रोड्स एंड पार्क, तो वहां पर इन ब्रिक्स का यूज हो जाता है। लाइकवाइज यहाँ पर आपका जो मेटल है और टॉक्सिक केमिकल्स हैं उन्हें हम रोड कंस्ट्रक्शन में भी यूज कर सकते हैं, मेटल्स को स्ट्रेंथ ही बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, रोड कंस्ट्रक्शन में जो भी आपका यूज होता है, तो आपका इन वेस्ट से हम रोड कंस्ट्रक्शन
का मटेरियल बना सकते हैं। और यही आपका रोड कंस्ट्रक्शन का मटेरियल ही इसका नेक्स्ट केस स्टडी है, जहां पर आपका पॉलीथीन को यूज कर रोड कंस्ट्रक्शन का मटेरियल बनाया गया। तो यहाँ पर हम केस स्टडी की बात करते हैं। अहमद खान थे बेंगलोर के, अराउंड 57 ईयर्स ओल्ड पर्सन, और 1998 में इन्होंने इनिशिएटिव लिया। ये जो हैं ये क्या थे, ये रैक पिकर से कचरा उठाने वाले थे, और इन्होंने 20 साल तक इन्होंने यही काम किया। फिर इसके बाद सडनली इनके दिमाग में आइडिया आया, तो इन्होंने क्या किया, जो दूसरे रैक पिकर्स थे उनको कलेक्ट करके और उन्हें अपने अंडर काम करवाया, और उन्हें वो पॉली बैग्स कलेक्ट करने के लिए नॉर्मल डेज से ज्यादा पे करने लगे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पॉलीथीन्स का फाइन पाउडर्ड बनाया, उन प्लास्टिक का पॉलीथीन का, जिसे वो पिक करके लाते थे, जिसे उन्होंने यहाँ पर नाम दिया पॉली ब्लैंड। और पॉली ब्लैंड, ब्लैंड को होता है, ब्लैंड होता है ब्लेंडिंग करके हम फाइन पाउडर बनाते हैं ना, तो पॉली ब्लैंड आपका पॉलीथीन को ब्लेंड करके एक फाइन पाउडर बना लिया है प्लास्टिक का, और उसे बिटुमन आपका रोड कंस्ट्रक्शन में जो कार्बन की फोम यूज की जाती है, तो यहाँ पर बिटुमन के साथ उसे क्या किया, मिक्स किया, और यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन किया। तो ये जो यहाँ पर इन्होंने इनिशिएटिव लिया, इस इनिशिएटिव में आपका यहाँ पर आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साथ इन्होंने जो है वर्क किया, और उसके साथ बेंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर इन्होंने ये काम किया। और ये जो रोड्स बनाए गए, ये देखा गया कि इन रोड्स की जो लाइफ स्पैन थी वो नॉर्मल रोड्स के कंपैरिजन में क्या थी, ज्यादा थी। रीजन, क्योंकि जो पॉलीथीन्स होती हैं वो क्या होती है, वाटर रेपेलेंट होती है। तो क्योंकि ये बेटर वाटर रेपेलेंट थी, तो ज्यादातर जो रोड खराब होते वो क्यों होते, क्योंकि रोड्स में पानी आपका इकट्ठा होता रहता है और वो मटेरियल को खराब कर देता है। तो लेकिन यहाँ पर अगर पॉलीथीन से बना हुआ था, तो यहाँ पर वाटर जो है वो कलेक्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यहाँ पर इन रोड्स का जो लाइफ स्पैन है वो कंपेयर टू नॉर्मल रोड्स क्या होता है, ज्यादा, बिकॉज दे आर बेटर वाटर रेपेलेंट। सो दिस इज द केस स्टडी इन केस ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो आज हमने सॉलिड वेस्ट तक कर लिया है, एक और रीड आउट कर लेते हैं, or we can take it in the next class. Okay, this is all for today. Thank you.